आणि आता थेट जाऊयात पुण्यामध्ये साम टीव्हीचे संपादक प्रसन्न जोशी हे निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव यांची मुलाखत घेतायत, संवाद साधतायत। नमस्कार, साम टीव्हीच्या या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। आज काय झालेलं आहे, किंबहुना काल रात्री जी प्रचंड मोठी बातमी आली, महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातली सर्वाधिक मोठी बातमी, चक्क शिवसेनेचं चिन्ह आणि नाव सुद्धा गोठलेलं आहे आणि त्यामुळे आता ठाकरे गट, शिंदे गट तर आहेच, पण प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसमोर मात्र अस्तित्वाचा प्रश्न आहे। कारण ही स्थगिती, एक प्रकारची स्थगिती, हे फ्रीजिंग किती काळ असणार आहे याची कल्पना नाहीये। दोन प्रमुख प्रश्न उद्भवतात, महापालिका निवडणुका लगेच लागणार आहेत का, आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे मध्यावधीच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे का, यासह अनेक प्रश्नांबाबत संवाद साधण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक योगेंद्र यादव जी। आपण त्यांच्याकडे जाऊयात। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है साम टीवी पे। नमस्कार प्रसन्न जी, बस एक संशोधन करना चाहूँगा कि मैं निवडणूक यानी कि चुनाव विश्लेषक एक जन्म में हुआ करता था, अपने पूर्व जन्म में, और राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को मैं कहूँ वो सही नहीं होगा, क्योंकि आज मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और स्पष्ट रूप से इन चीज़ों पे एक भूमिका लेता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि अपने आप को केवल एक विश्लेषक के रूप में मैं पेश करूँ। धन्यवाद। जी जी, फिर भी आप एक जमाने में आप बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, आज भी आप करते हैं, और मैं आज भी आप, हालांकि आप खुद एक राजकीय कार्यकर्ता हो, स्वराज इंडिया से आप जुड़े हुए हो, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों पे आपका भाष्य करें। मेरा सबसे पहला सवाल, मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया की उम्मीद है, जो चल रहा है महाराष्ट्र में, कल रात से आने वाली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बाद जो भी चल रहा है, आपका पहला रिव्यू क्या है, आपकी पहली इसके बारे में टिप्पणी क्या है? मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। दुख इसलिए हुआ कि चुनाव आयोग ने ऐसी भूमिका ली है जो कि एक पक्षीय दिखाई देती है। आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि इस देश में अब तमाम स्वतंत्र संस्थाओं की यही स्थिति हो गई है। किसी भी स्वतंत्र संस्था से स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की, एक इंडिपेंडेंस की अब आशा करना बिल्कुल बेकार हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या करने का यही एक स्टैंडर्ड मेथड है। 20वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या ऐसे की जाती थी कि कोई फौज की यूनिफॉर्म में आता था, रेडियो पे कहता था अब देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, अब डिक्टेटरशिप है, अब सेंसरशिप है। 21वीं सदी में ऐसे नहीं होता। 21वीं सदी में बहुत सुंदर, प्यारे, बारीक, माहीन, नफीस तरीके से लोकतंत्र को समाप्त किया जाता है, और उसका पहला कदम होता है स्वतंत्र संस्थाओं का गला बंद कर देना। ये रूस में हुआ है, यही तुर्की में हुआ है, और दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी यही हो रहा है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीसी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब तरफ ये हो रहा है। और कल जो महाराष्ट्र के बारे में निर्णय आया चुनाव आयोग का, वो उसी परंपरा, उसी कड़ी का एक हिस्सा मुझे दिखाई देता है। जी जी, यादव जी, आगे का सवाल यह होगा कि बहुत सारे पत्रकार हैं, शिवसेना के प्रति एक आस्था रखने वाला गुट भी है, जिनका कहना है, जो याद दिला रहे हैं इंदिरा गांधी जी की, जब इंदिरा गांधी जी के पक्ष का, कांग्रेस का तब का चुनाव चिन्ह जब ऐसी तरीके से फ्रीज हो गया था, और तब तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, उसके बाद भी इंदिरा गांधी जी ने अपना नया चिन्ह लेके वो लोगों तक गई और जीती भी। तो क्या उस जमाने की या इंदिरा गांधी जी की तुलना आज के इन परिस्थितियों से हो सकती है? क्या इंदिरा गांधी जी का वो एग्जाम्पल क्या हम उद्धव ठाकरे जी के लिए यहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं? सवाल है, राजनीतिक सवाल ये है कि क्या चिन्ह फ्रीज होने के बाद भी कोई चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है? हाँ, होता है, दुनिया में कई बार हुआ है। लेकिन पहला सवाल हमारा तकनीकी और संवैधानिक होना चाहिए। क्या जो हो रहा है वो कानूनी और संवैधानिक तरीके से सही है? क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहला अभी मामला नहीं है ना। मामला तब शुरू होता है जब शिवसेना के अंदर विभाजन शुरू होता है, जब स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। अब यदि हम कहें कि संविधान के हिसाब से चुनाव आयोग को पूरी मान्यता है, चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो किसी पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी संविधान के तहत स्पीकर को भी अधिकार है कि वो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दे।
ऐसा क्यों होता है कि संविधान के एक हिस्से की मान्यता होती है, दूसरे हिस्से को नहीं देखा जाता? ऐसा क्यों होता है जब स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करने लगते हैं तब एकदम सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और कहता है कि नहीं, स्पीकर ये नहीं करेंगे, और लगभग पूरा देश न्यायपालिका इंतजार करती है कि शिवसेना की संख्या बढ़ जाए, बढ़ के ऐसी हो जाए जबकि वो फॉर्मली अलग हो सकें। ये क्या मजाक हो रहा है? ये संवैधानिक नहीं है। पहली बात दर्ज करना है, राजनीतिक रूप से जो भी हो, पहली बात इसको दर्ज करना है कि कानूनी और संवैधानिक तरीके से जिस तरह से शिवसेना के दो फाड़ होने में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका थी वो न्यायोचित नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर उस वक्त आप स्पीकर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, स्पीकर पे इंटरफेयर कर सकते थे, तो आज आपको इलेक्शन कमीशन पे इंटरफेयर करना चाहिए। अगर स्पीकर इलेक्शन कमीशन पे इंटरवीन नहीं कर सकते तो फिर स्पीकर जो कर रहा था उसमें क्यों इंटरवीन किया गया? इस सवाल को इस देश की जनता को दर्ज करना जरूरी है। जी जी यादव जी, एक बड़े सवाल को हमें बेपाक तरीके से उनसे स्पर्श करना होगा, वो है चुनाव निर्वाचन आयोग एवं बाकी की संस्थाओं का निष्पक्षता से काम करना। बहुत सारे लोग हैं कि जो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग पे सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, टिका कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अब बात ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए हैं या खुली छूट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब जाइए इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल रहने के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पार करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना यह निर्णय दिया है। क्या उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता, उनकी स्वयं प्रभुता, उसके ऊपर आक्षेप व्यक्त करना, टिप्पणी करना, क्या यह निर्वाचन आयोग पे ज्यादती नहीं है? प्रसन्न जी, ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्य से इस देश में इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता तो आज से 4-5 साल पहले समाप्त हो गई है। पहली बार मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में कुछ कर दिया उसके कारण मैं कह रहा हूं कि अब इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, आज से 10 दिन पहले सही था। नहीं, आपको याद होगा लवासा जी वाला केस, हमें पूरे देश को याद रखना चाहिए। चुनाव आयुक्त थे लवासा, जो कि बीजेपी सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे, लेकिन जिन्होंने, प्रधानमंत्री ने जब 2019 के चुनाव में एक मोदी चैनल चला था, उन्होंने, और जो बिल्कुल अनऑथोराइज था, इलीगल था, उस पर उन्होंने ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। हालांकि वो कोई कांग्रेस सरकार के अपॉइंटेड नहीं थे। उन्होंने केवल इस पे आपत्ति दर्ज की थी कि चुनाव के अंदर ये करना तो ठीक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ था, उनकी पत्नी के पिछले 15 साल के इनकम टैक्स रिकॉर्ड डालकर उनके ऊपर छापे डाले गए। उनका बेटा जिस कंपनी में था, उस कंपनी के ऊपर इतना दबाव डाला गया, बेटे को हटाया गया, और अंततः लवासा जी इलेक्शन कमीशन छोड़ के चुपचाप से कहीं किसी बैंक के डायरेक्टर बन के चले गए। मैं समझता हूं उस दिन इस देश में इलेक्शन कमीशन की हत्या हो चुकी थी। उस दिन स्पष्ट था कि चुनाव आयोग में बैठ के यदि कोई भी स्वतंत्र विचार रखेगा तो उसको नहीं, उसके परिवार को भी प्रताड़ित किया जाएगा। और उसके बाद से मैं आपको सच कहूं प्रसन्न जी, कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है। मुझे दुख इसलिए होता है कि जब चुनाव आयोग की 50वीं वर्षगांठ मनी थी तो चुनाव आयोग ने मुझे बुलाया था चुनाव आयोग के बारे में पूरे दुनिया को बताने के लिए। 1997 की बात है, तब पूरे दुनिया से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए थे और मुझे एक मुख्य वक्ता के रूप में भारत के चुनाव आयोग ने बुलाया था पूरी दुनिया के लोगों को बताने के लिए कि भारत के चुनाव आयोग का कितना गौरवमयी इतिहास है। और आज मुझे शर्म आती है कि उस चुनाव आयोग के बारे में आज जिस भी दिन कोई फैसला आना हो, फैसला आने से पहले सुबह आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा फैसला क्या आएगा। और ये जानने के लिए मुझे कोई सेफोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्यवश बीजेपी के हित में जो केंद्रीय सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी के और उनकी पार्टी के हित में जो कुछ उस दिन होगा, चुनाव आयोग वही फैसला देगा। दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति आ गई है। कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन सच्चाई तो ये है, तो बोलना पड़ेगा। जी यादव जी, अभी ये इस सारी चित्र में स्पष्टता आने के बाद अब अगला सवाल जो बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है, बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, वो ये है कि क्या महाराष्ट्र मध्यावधि चुनाव के सामने जा रहा है?
क्या अभी जैसे कि ये चिन्ह फ्रीज होने के बाद शिवसेना का अभी तो पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस यहाँ पे पेंडिंग है, जिसमें खास करके जो एमएमआरडीए रीजन कहा जाता है, एमएमआरडीए पीएमआरडीए, मुंबई और आसपास के एरिया है, पुणे और आसपास के एरिया है, और बहुत सारे 25 महापालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, और उसके बाद तो मध्यावधि। तो क्या इस हिसाब से अभी ये चुनाव का चिन्ह फ्रीज होने के बाद क्या इमीडिएटली अगले आने वाले 2 महीनों में महाराष्ट्र में चुनावी उथल पुथल शुरू हो जाएगी? प्रसन्न जी, इस बात को तो खैर अभी नोटिस हमें करना चाहिए कि चुनाव आयोग का अंतिम ऑर्डर नहीं है, ये अंतरिम ऑर्डर है, यानी कि इंटरिम ऑर्डर है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी हमारे पास समय नहीं है, तो फिलहाल हम फ्रीज कर देते हैं। तो तकनीकी रूप से संभव है कि चुनाव आयोग अपना ऑर्डर बदल ले, लेकिन जैसा मैंने बताया, जो ओवरऑल राजनीतिक माहौल है और जिसके अंदर चुनाव आयोग जिस तरह से केवल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, उसमें इसके बदलने की कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती है। और ऐसी स्थिति में ये आप सही कह रहे हैं, देखिए, जब भी लोकतंत्र में किसी भी बड़े समस्या का जवाब कानून के दावपेंच में नहीं होता, उसका अंतिम जवाब सड़क पे मिलता है, जनता के बीच में मिलता है। 3 नवंबर को जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पे, वो बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि उसमें कुछ हद तक ये तय होगा कि शिवसेना का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। ये फैसला कभी भी चुनाव आयोग नहीं कर सकता। राजनीति में किसके सच्चा राजनीतिक वारिस कौन है, इसका फैसला चुनाव आयोग नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं कर सकता। इसका फैसला अंततः जनता करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना का बहुत बड़ा असर रहा है, बहुत बड़ा उसका कार्यकर्ता वर्ग है, उसका बहुत बड़ा एक जनमत का समर्थन है। अंततः वो फैसला करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे उसके सच्चे वारिस हैं, या कि ये जो दूसरा समूह जो कि अब मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, क्या वो उसके सच्चे वारिस हैं। अंततः जनता को फैसला करना है। ये फैसला 3 नवंबर के उपचुनाव में होगा। ये फैसला जो म्युनिसिपल इलेक्शंस आपने बताए, इस सब में होगा। तो अंततः, और ये जो आपने इंदिरा गांधी जी वाली बात शुरू में कही थी, वो भी यही था। इंदिरा गांधी जी का सिंबल फ्रीज हो गया, क्योंकि उस जमाने में 2 कांग्रेस थी। कांग्रेस अर्स बनी थी, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई, 2 अलग अलग कांग्रेस बन गई थी। अंततः इंदिरा गांधी ने, और उसमें प्रश्न ये नहीं है कि मुझे उन दोनों में से क्या पसंद था, अंततः जनता ने फैसला किया कि वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस को ही सही कांग्रेस मानते हैं। इसी तरह से ये फैसला महाराष्ट्र में जमीन पे होगा। और अगर इसका जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, जो लोग समझते हैं कि जो न्यायालय में हो रहा है, चुनाव आयोग में हो रहा है, ये सही नहीं है, उन्हें अपनी उम्मीद न्यायालय और चुनाव आयोग से नहीं करनी चाहिए। वहां आपको न्याय नहीं मिलेगा। अंततः न्याय सड़क पे मिलेगा, अंततः न्याय जनमत से मिलेगा, अंततः न्याय जनता के वोट से मिलेगा। वहां प्रयास होना चाहिए, वहीं संघर्ष होगा। जी जी यादव जी, वैसे तो वोट के बारे में बात करें तो अभी ईवीएम मशीन के बारे में भी लोगों का भरोसा नहीं रहा, पॉलिटिकल पार्टीज का भरोसा नाही रहा। फिलहाल वो बात अलग से होगी। मैं यहाँ पे एक छोटासा ब्रेक लूंगा। ब्रेकच्या नंतर पुन्हा एकदा आपल्याला योगेंद्र यादव यांच्याकडे जायचंय। आता महाराष्ट्रात चाललेला प्रचंड मोठं राजकीय रणसंग्राम, याच्याबद्दल एका अतिशय मान्यवर अशा राजकीय निरीक्षकाची मतं आपण जाणून घेतो। थोड़ी शायद कुछ पल मिले होंगे। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। बात यह है, इसके आगे जाके महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा से जा रही है, खास करके अभी हमें यह देखना होगा कि शिवसेना का जो एक वक्त था कि जब परमानेंट अलायंस माना जाता था शिवसेना और भाजपा, अब वो शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का बना है। तो महाराष्ट्र की राजनीति अगले कुछ सालों के लिए कैसे प्रभावित होगी, ये मेरा पहला सवाल। और उसी सवाल का उप प्रश्न मेरा यह होगा कि ये प्रेसिडेंस जो महाराष्ट्र में हुआ है, क्या ये प्रेसिडेंस बाकी के राज्यों के प्रादेशिक पार्टियों के लिए धोखे की घंटा बजा चुका है? मैं दूसरे सवाल का उत्तर पहले दूंगा प्रसन्न जी, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन किया है, वो गठबंधन अंततः उस दल को समाप्त करने के लिए किया गया है। यही बात नीतीश कुमार पे लागू होती है। नीतीश कुमार ने इसीलिए अपना गठबंधन उनसे अंततः तोड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो मुझे खा जाएंगे, मुझे समाप्त कर देंगे। यही काम शिवसेना के साथ हुआ है, यही काम असम गण परिषद के साथ इन्होंने किया था। तमाम जगह पे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में विस्तार की नीति ही ये है, क्योंकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा आधार नहीं था या जिन क्षेत्रों में नहीं था,
वहां घुसने का तरीका यही था कि पहले किसी से आप अलायंस कर लो और फिर उसके बाद उसे एक्वायर कर लो या उसमें फूट डाल दो। ये एक मॉडल है, तो जाहिर है पूरे देश के लिए यही एक स्पष्ट संदेश है। और एक बात स्पष्ट है कि एनडीए अब समाप्त हो चुका है, अब केवल बीजेपी बची है। बीजेपी के अलावा ये जो शिवसेना का ये जो है शिंदे ग्रुप, ये तो के नाम के लिए बनाया गया है, देर सवेर इसको बीजेपी में शामिल होना ही है, बीजेपी की जेब में है, बीजेपी की जेब में रहेंगे। बिहार में जेडीयू थी जो कि अब बाहर आ चुकी है। इस वक्त कोई भी बड़ी पार्टी जो स्वतंत्र अपनी आवाज रखती हो वो बीजेपी के साथ नहीं है। तो केवल तो एनडीए का जो ढकोसला था वो अब समाप्त हो चुका है। तो इस लिहाज से पूरे देश की हर क्षेत्रीय दल के लिए बिल्कुल स्पष्ट संकेत है, बीजेपी के साथ जुड़ोगे तो बीजेपी की जेब में जाओगे, समाप्त हो जाओगे। जो आपने पहला सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र की राजनीति का दीर्घकालिक भविष्य क्या है। मैं समझता हूं कि ये सरकार गिरने से एक जो परिवर्तन आया है वो ये है कि एमवीए अब मजबूत हो गया है। अब एमवीए टूट नहीं सकता। कम से कम 2024 के चुनाव से पहले शिवसेना ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे के पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं है। तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और चुनाव की मेरी जितनी भी छोटी मोटी समझ है, मेरे विचार से इन तीनों का गठबंधन जो कि 24 के लोकसभा चुनाव में रहेगा, वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन नहीं है, वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। शिंदे तो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी है, उनके पास एमएलए जरूर होंगे लेकिन जनता के बीच में जाएंगे तो वो शिवसेना नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तो ये एक भारी गठबंधन है और ये महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये सब बात इस पे भी निर्भर करेगी कि क्या जनता का मिजाज कुछ बदलता है। पिछले एक महीने से जो आपने जिक्र किया मेरे परिचय में, देश में मिजाज बदलने की एक घटना हो रही है और वो है भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। 5 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और 14 दिन तक महाराष्ट्र में रहेगी। उधर नांदेड़ की तरफ से प्रवेश करेगी और जलगांव जामोद की तरफ से बाहर निकलेगी। क्या उस यात्रा से प्रदेश के माहौल में फर्क पड़ता है? क्या उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को कुछ बड़े सवालों का जवाब देना पड़ता है? क्या उस यात्रा से कांग्रेस की, राहुल गांधी की छवि कुछ बदलती है? क्या उस यात्रा से जो नफरत की राजनीति की जा रही है, देश को बांटने की जो राजनीति की जा रही है, जो अंग्रेजों ने की थी डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल वही काम आज बीजेपी कर रही है। क्या उसके बारे में जनमत बदलता है? अगर वो बदलता है तो वो महाराष्ट्र की और पूरे देश के राजनीतिक मिजाज को बदलने वाला साबित हो सकता है। जी, यादव सर, हमारी नज़र होगी, पैनी नज़र होगी और हम अच्छी तरह से देखेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे वो उर्दू शायरी में उस शेर के आखिरी लफ्ज थे कि हम देखेंगे, तो हम देखेंगे क्या होने वाला है। तब तक तुम्ही आम्हाला वेळ दिला साम टीव्हीसाठी खूप खूप आभार डॉक्टर योगेंद्र यादव जी। आणि आपल्यासोबत हे यादव सर होते ज्यांनी या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या स्थित्यंतराबद्दल आपली मतं मांडली। त्यांचे पुन्हा एकदा आभार। साम टीव्हीच्या या खास कार्यक्रमात, या मुलाखतीमध्ये आपण इथेच थांबतो।